वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, शासकीय इंद्र कंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 3 होम साइंस ग्रुप बी यूनिट 3 पेपर सेकंड पास्चुराइजेशन के बारे में। पास्चुराइजेशन एक हीट प्रोसेसिंग है जिसमें इसे लिक्विड या फूड आइटम्स में उपस्थित जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको किल किया जाता है और यूज़ करने लायक सेफ़ खाने के लायक बनाया जाता है। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी फूड आइटम्स स्पेशली लिक्विड मिल्क, जूस या कैंड फूड प्रोडक्ट्स को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म निष्क्रिय हो जाते हैं और इसके चलते इन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखना संभव हो जाता है। इस प्रक्रिया को ईजाद करने का श्रेय फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर को जाता है, जिनके नाम पर ही इसका नाम पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन पड़ा। वर्ष 1864 में फर्स्ट टेस्टिंग या डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने। इसे मूलतः वाइन व बियर जैसे ड्रिंक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए किया गया था। बाद में इसका इस्तेमाल डेयरी इंडस्ट्री तथा अन्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी और फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी किया जाने लगा। वर्ष 1886 में दूध को पास्चुराइज करने का सबसे पहला ख्याल जर्मन कृषि रसायन शास्त्री फ्रांज वान सॉक्सलेट के मन में आया। हाई टेम्परेचर व शॉर्ट टाइम में पास्चुराइज्ड किए गए मिल्क को रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 हफ्ते तक संरक्षित रखा जा सकता है। वहीं अल्ट्रा हीट टेम्परेचर से पास्चुराइज्ड मिल्क 2-3 महीनों तक सुरक्षित रह सकता है। अब हम देखते हैं कि पास्चुराइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स को कंजप्शन के लिए हम सेफ रखते हैं और उसमें पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा, इम्प्रूव्स प्रिजर्वेशन क्वालिटी, ताकि वो स्पॉइल ना हो कोई भी फूड प्रोडक्ट्स जैसे बियर या फ्रूट जूसेस। तीसरा है उसका रिटेन करते हैं फ्लेवर्स को और लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। पास्चुराइजेशन मेथड्स के साथ साथ आजकल कुछ टिपिकल मेथड्स भी साथ में यूज़ किया जाने लगा है, जिसमें पास्चुराइजेशन करते हैं मिल्क का, उसके साथ रेफ्रिजरेशन भी करते हैं। कुछ में केमिकल एडिटिव्स भी करते हैं जैसे पिकल्स या फ्रूट जूसेस में। कुछ में फर्मेंटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे सॉरक्राट या चीज़ेज़ में। और पैकेजिंग या एनेरोबिक कंडीशंस के जैसे बियर्स और फ्रूट जूसेस में। अब हम देखते हैं कि कॉमन मिल्क बोर्न इलनेस कौन कौन सा होता है, जिसमें हम पास्चुराइजेशन के द्वारा आज उसको पूरी तरह से हम निष्क्रिय कर दिए हैं और वो एक प्रकार से फूड बोर्न या वाटर बोर्न इलनेस फैलाने के लिए पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जैसे टाइफाइड फीवर, सेप्टिक सोर थ्रोट, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्कारलेट फीवर, पोलियो और डिसेंट्री। ये पास्चुराइजेशन टेक्निक्स का ही परिणाम है कि पूरी दुनिया ने इस टेक्निक को अपना के फूड बोर्न इलनेसेस को कम कर लिया है और एक बेहतर डेयरी प्रोडक्ट्स में मैनेजमेंट अपना प्रस्तुत किया। जब हम देखते हैं कि 1938 में मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से 25% फूड और वाटर बोर्न डिजीज़ हुआ था, परंतु आज के तारीख पे हम देखें तो ये केसेस 1% से भी कम हो गए हैं। कमर्शियल पास्चुराइजेशन मिल्क स्टार्ट किया गया था 1800 यूरोप में, लेट 1800 पे, और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में अर्ली 1900 में। अब हम देखते हैं कि एफिकेसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया का क्या होता है जब हम पास्चुराइजेशन करते हैं। तो एक लॉगरिदम से हम 15 सेकंड ट्रीटमेंट के द्वारा देख सकते हैं, जिसमें स्टेफाइलोकोकल ऑरियस मोर देन 6.7 एट 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय हो जाता है। उसी तरह से यार्सिनिया एंट्रोकोलाइटिका मोर देन 6.8 एट 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पैथोजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई मोर देन 6.8 एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मोर देन 6.7 एट 67.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्रोनोबैक्टरम साकाजाकी मोर देन 6.9 एट 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। उसी तरीके से मोर देन 6.9 एट 61.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्मोनेला टाइफिमोरियम।
अब हम देखते हैं कि पास्चुराइजेशन में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। कुछ फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार रहते हैं पास्चुराइजेशन की सफलता के लिए। सर्वप्रथम देखते हैं हम टेम्परेचर एंड टाइम, दूसरा एसिडिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा एयर रिमेनिंग इन द कंटेनर्स, नेक्स्ट थिंग है हीट रेजिस्टेंस ऑफ टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मोल्ड्स हो, चाहे यीस्ट हो, उसका हीट रेजिस्टेंस क्या है। एंड नेक्स्ट थिंग है कि सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट टू हीट ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिसको पास्चुराइज करना है उसका सेंसिटिविटी क्या है। आजकल के टेक्नोलॉजी में पास्चुराइजेशन में हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम और एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा प्रचलित यूज़ किया जाता है। अब हम मेथड्स की बात करें पास्चुराइजेशन की, तो कई तरह से मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड्स होता है लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम या LTLT, जिसमें 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक हम पास्चुराइज करते हैं, उसके बाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूलिंग किया जाता है। इसे होल्डिंग या बेच मेथड भी कहते हैं। दूसरा नंबर हम चलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए पास्चुराइज किया जाता है और उसके बाद उसको रैपिड कूलिंग करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको हम कंटिन्यूस सिस्टम या फ्लैश पास्चुराइजेशन भी कहते हैं, जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 सेकंड के लिए या 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 सेकंड के लिए भी रखा जा सकता है। थर्ड थिंग हम चलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 सेकंड के लिए, 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकंड के लिए, या पॉपुलर जो यूज़ किया जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 4 सेकंड के लिए। कुछ अन्य मेथड्स भी होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं पास्चुराइजेशन में। वो मेथड है माइक्रोवेव वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग मेथड्स, एक प्रकार का न्यूएस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जिसमें लिक्विड्स, सस्पेंशन या सेमी सॉलिड्स को कंटिन्यूट फ्लो करा के माइक्रोवेव्स के द्वारा पास्चुराइज किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं रेडिएशन पास्चुराइजेशन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गामा रेज को कुछ फूड प्रोडक्ट्स, खास करके पोल्ट्री, रेड मीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल को पास्चुराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यह खासकर और ज़्यादा इफेक्टिवली होता है वेजिटेटिव बैक्टीरिया और पैरासाइटिक फूड बोर्न पैथोजेंस को नष्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये स्टोरेज टाइम को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैश पास्चुराइजेशन। ये फ्लैश पास्चुराइजेशन भी शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर्स का ही एक प्रकार है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसमें स्पेशली लिक्विड्स को हाई टेम्परेचर या हॉट फिलिंग में कुछ समय के लिए 15 से 30 सेकंड के लिए इसको रखा जाता है, और ख़ास करके एसेप्टिक पैकेजिंग्स के मामले में। अब हम देखते हैं स्टीम पास्चुराइजेशन। ये बहुत ही फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो स्पेशली आजकल मीट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वाटर का उसको एक भाप की तरह इस्तेमाल किया जाता है और पास्चुराइज्ड किया जाता है किसी भी लिक्विड्स को। इसका टेम्परेचर रखा जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड या ग्रेटर पे 5 से 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद इसको रैपिड कूलिंग किया जाता है। नेक्स्ट थिंग है ESL, जिसको हम पॉपुलरली बोल सकते हैं एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ। ये एक प्रकार का माइक्रोबियल फिल्ट्रेशन स्टेप है जिसमें लोअर टेम्परेचर्स को यूज़ किया जाता है जो कि अल्ट्रा हीट टेम्परेचर से कम रहता है। जनरली हम देखते हैं 120 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 4 सेकंड तक इसको पास्चुराइज किया जाता है। ये रॉ मिल्क और पास्चुराइज मिल्क दोनों को जब कंडीशन को देखते हैं तो उसमें एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ आजकल नया पॉपुलर आया है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। फ्रेश मिल्क इन जनरली 6 से 12 दिन तक रह सकता है फ्रिजेस में। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर्स को 3 से 6 महीने तक रख सकते हैं। वहीं लगभग एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ में 4 वीक्स तक इसको हम मिल्क को रख सकते हैं। साथ ही इसमें फ्लेवर, टेक्सचर और कलर भी चेंजेस बहुत कम होता है, और न्यूअर टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे सेफ भी है। अब हम देखते हैं कि किसी भी फूड प्रोडक्ट्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है पास्चुराइजेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन विटामिन। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर देखा जाए तो ये
क्वालिटेटिवली रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन को विटामिन B12, फोलेट और विटामिन ई। परंतु एक अच्छी चीज़ इसमें है कि ये विटामिन ए के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। थोड़ी मात्रा में विटामिन सी का और कैरोटीनॉइड्स का लॉस होता है। साथ ही 5% प्रोटीन्स का भी इसमें लॉस हो जाता है पास्चुराइज की वजह से। अब हम देखते हैं मिल्क, इफ़ेक्ट ऑन मिल्क। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड्स ज़्यादा बेटर रहता है बजाय कि लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम के बजाय। साथ इसमें क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो इम्प्रूव्ड होता है, उसका सेल्फ लाइफ लॉन्गर होता है और उसमें एक अनडिज़ायरेबल एंजाइम्स या पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन एग सेल्स। जनरली अगर पास्चुराइज हम करते हैं तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं पाया जाता, खास करके फोम वॉल्यूम या फोम स्टेबिलिटी पे एल्बुमिन प्रोटीन्स की वजह से। परंतु नेचुरली ऑकरिंग एरोबिक मिजोफिलिक जो बैक्टीरिया रहते हैं, खास करके कोलीफॉर्म्स, स्टेफाइलोकोकाई, ईस्ट, मोल्ड्स, जो एक सेल पे रहते हैं वो मार्कडली रिड्यूस्ड होते हैं या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ हम देखा जाए कि ये पास्चुराइज्ड और रॉ एग्स को रिमेन किया जाए तो एक्सेबल कंडीशंस पे रहते हैं और जो लगभग 10 दिन तक स्टोरेज करके हम इसको अच्छी तरीके से पास्चुराइज करके रख सकते हैं। चेंजेस बहुत ही कम होता है, खास करके एक सेल्स पे टेस्ट की बात की जाए तो। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन फूड्स। पास्चुराइजेशन की वजह से जनरली फूड्स में माइनर चेंजेस आते हैं, वो चाहे न्यूट्रिशनल की बात हो चाहे सेंसोरियल की बात हो, लेकिन जब सेल्फ लाइफ की बात हो तो फ्यू डेज से वीक्स तक वो हो सकता है। अब हम अंत में देखते हैं कि कलर, फ्लेवर और एरोमा में क्या डिफरेंस आता है पास्चुराइजेशन की वजह से। फ्रूट जूसेस जो मेन प्रॉब्लम रहता है उसका कलर जाने का वो रहता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस, जिसकी वजह से पॉलीफिनॉल या ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होता है। और ये ब्राउनिंग रिएक्शंस जनरली प्रमोट्स करता है उपस्थिति ऑक्सीजन की वजह से। जो हम फ्रूट जूस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं पास्चुराइजेशन, उसको पास्चुराइज करने से पहले डीएरेटेड किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स या विटामिन सी का लॉस या कैरोटीन्स का लॉस बहुत कम हो जाता है और उसका नेचुरल फ्लेवर रहता है किसी भी फ्रूट का या फ्रूट जूसेस का, वो रिटेन रहता है। दूसरी बात करें हम रॉ मिल्क या पास्चुराइज मिल्क में माइल्ड डिफर्स रहता है। क्यों? उसकी वजह से होमोजिनेशंस की वजह से। पास्चुराइज्ड मिल्क जनरली कोई मिजरेबल इफेक्ट नहीं करता कलर पे, परंतु अगर हम देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स पे, पिगमेंट पे खास करके अफेक्ट ज़्यादा होता है। स्मॉल लॉस होता है, वोलेटाइल एरोमा जो प्राकृतिक सुगंध रहता है उसमें थोड़ा सा लॉस होता है, स्पेशली जूस में। परंतु वोलेटाइल रिकवरी एक नया मेथड्स आ गए हैं आजकल, जिसकी वजह से उसको हाई क्वालिटी जूसेस को प्रिजर्व कर लिया जाता है। आई होप आप लोगों को कुछ नई और अच्छी जानकारी मिली होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।